अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लेक्चर 8 और इसमें हम कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था इफ़ एल्स स्टेटमेंट। और उसमें हमारे पास फर्दर जो है टॉपिक्स हैं नेस्टेड इफ़ और कंपाउंडेड इफ़ स्टेटमेंट है और कुछ फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेस्टिंग ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट लैब में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि यह आपको चूज़ करने को देता है बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव्स। ठीक है, या अमंग मल्टीपल अल्टरनेटिव्स आपके पास। तो जब मल्टीपल अल्टरनेटिव्स होते हैं तो आप सिर्फ इफ़ एल्स नहीं लिखते, आप चाहें तो उसको नेस्ट कर सकते हैं। नेस्ट का मतलब क्या होता है कि मज़ीद बढ़ाना। ठीक है, इसमें प्रोग्रामिंग में नेस्टिंग का मतलब यही होता है कि आप किसी स्ट्रक्चर को एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है, बढ़ा रहे हो मज़ीद। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर टेस्टिंग मल्टीपल कंडीशन। ठीक है, सिंटेक्स में क्या हो जाएगा, नॉर्मली सिंटेक्स ये था इफ़ लिखते हैं आप, उसके आगे कंडीशन और कर्ली ब्रैकेट्स लगा के मैंने स्टेटमेंट्स बताया हुआ, यानी मोर देन वन स्टेटमेंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं। देन उसके बाद आप नॉर्मली लिखते थे एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, देन उसके बाद आप नॉर्मली लिखते थे एल्स स्टेटमेंट और उसके आगे कुछ नहीं लिखते थे। यानी अगर आपके पास टू अल्टरनेटिव्स हैं तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। आपके पास ऐसी सिचुएशन है तो आप ट्रू में कहेंगे इफ़ एग्जीक्यूट हो और फॉल्स में कहते थे एल्स एग्जीक्यूट। लेकिन इन रियल लाइफ हो सकता है आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिसमें सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स ना हो बल्कि मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हो। ठीक है, जैसे कि आपके सामने ये एग्जांपल मौजूद है कि आपको ग्रेड कैलकुलेट करना है डिपेंडिंग अपॉन स्कोर। तो यहाँ पे क्या है, आप एक कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं कि अगर तो भाई कि आपका स्कोर ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 90 है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप कह देते हैं ग्रेड ए है। तो ये वाला केस हो गया, यानी इस पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पर आपने ए कह दिया, लेकिन फॉल्स होने पर आप कुछ अभी कह नहीं सकते। तो आप क्या करते हैं, उसे मज़ीद टेस्ट करते हैं। मज़ीद टेस्ट करके आप चेक करते हैं क्या स्कोर ग्रेटर देन 80 है। यानी ये तो पता लग गया स्कोर इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, यानी इसका मतलब फॉल्स में अगर मैं आ रहा हूँ तो इट मीन्स कि स्कोर मेरा लेस देन 90 है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुई है। अगर लेस देन 90 है तो मैं फर्दर क्या चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या वो लेस देन 90 तो है ही है फॉल्स होने की वजह से, लेकिन क्या वो ग्रेटर देन 80 है। अगर वो ग्रेटर देन 80 होता है तो मैं कंक्लूड कर लेता हूँ कि वो ग्रेड बी है। एल्स मैं आगे बढ़ जाता हूँ, फॉल्स की तरफ चला जाता हूँ। अब फॉल्स की तरफ जा रहा हूँ तो ये बात तय है कि यहाँ पे जाने का मतलब यही है कि मेरा स्कोर जो है लेस देन 80 है। ये बात पता चल चुकी है, क्योंकि अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 होता तो मैं ट्रू वाला पाथ लेता, लेकिन चूंकि मैं फॉल्स की तरफ आया हूँ तो इसका मतलब लेस देन 80 है। तो लेस देन 80 के साथ साथ मैं ये चेक कर रहा हूँ क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 है। अगर ये वाला पार्ट ट्रू हो जाता है तो मैं कह देता हूँ ग्रेड सी है, नहीं तो मैं और मजीद आगे बढ़ जाता हूँ, यानी लेस देन 70 वाला पाथ। तो क्लास रिज्यूम कर लेते हैं, कुछ इंटरप्शन आ गई थी। मैं ये कह रहा था कि वी कैन एक्सटेंड इफ एल्स स्टेटमेंट, और बात हमारी यहाँ पर थी कि इवेंचुअली सारे केसेस अगर आप के फॉल्स होते जाएंगे तो आप पहुँचेंगे इस स्टेज पर जब आपका रेट होगा, स्कोर होगा लेस देन 60। ठीक है, यहाँ पर आएंगे जब आपका स्कोर होगा लेस देन 70, और यहाँ पर आ रहे होंगे जब आपका स्कोर होगा लेस देन 80, और यहाँ पे आ रहे होंगे जब आपका स्कोर होगा लेस देन 90। ठीक है, तो अगर आप देखें सॉर्ट ऑफ एक लैडर बनती जा रही है, यानी स्टेयर्स की तरीके से आ रहा है कि अगर स्कोर यहीं पे पता लग गया ग्रेटर देन या इक्वल 90, आपने ग्रेड ए दिया और दैट्स इट, आप यहाँ पहुँच जाएंगे, आपका प्रोग्राम हो जाएगा स्टॉप। लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 नहीं है तो आप फॉल्स की तरफ जाएंगे, और फॉल्स की तरफ जाएंगे तो फर्दर आप एक और कंडीशन टेस्ट करें, यानी सेकंड कंडीशन आप चेक करें क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है, क्योंकि ये बात तो पता लग गई वो लेस देन 90 है। लेकिन अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 को सेटिस्फाई करता है तो आप ग्रेड बी करके वापस इसी लाइन पर आ जाएंगे और यहाँ पे आप स्टॉप पर आ जाएंगे। इसी तरह अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर आप चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, अगर ये सेटिस्फाई होती है तो आप ग्रेड सी देते हुए स्टॉप पर पहुँच जाएंगे। और अगर 70 भी नहीं है तो आप फिर चेक करेंगे कि स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है। अगर 60 है तो आप ग्रेड डी देते हुए वापस ट्रैक पर आ जाएंगे। ठीक है,
लेकिन अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इवेंचुअली आप उसको ग्रेड दे देंगे एफ, यानी इवेंचुअली आप जो है जो लास्ट में सबसे एफ ग्रेड दे रहे हैं वो कौन सा ब्लॉक कहलाता है, एल्स ब्लॉक। और जहाँ जहाँ ये आप देख रहे हैं रोम्बस बना हुआ है, जहाँ पे मैंने बताया था रोम्बस कंडीशंस को डिनोट करता है, तो आप देखें तो हर जगह जब भी मैं कंडीशन लगा रहा हूँ तो मैं इफ़ ज़रूर लगाता हूँ, ठीक है। अगर मुझे एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी है तो एल्स के आगे मैं फिर से इफ़ लगाता हूँ और फिर पूरी की पूरी कंडीशन एज इट इज़ आगे कंडीशन 2। मुझे तीसरी कंडीशन चाहिए होगी तो फिर से मैं एल्स लगाऊंगा, फिर इफ़ कंडीशन 3, इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन 4 एंड सो ऑन। लेकिन इवेंचुअली लास्ट स्टेटमेंट जो मैं लिखता हूँ वो सिर्फ एल्स होता है और उसमें आगे कोई और कंडीशन नहीं होती, ठीक है। एल्स ब्लॉक हमेशा लास्ट ब्लॉक होता है और उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। और एल्स का मतलब ये होता है कि आपका से कंडीशन 1 भी फेल हो जाए, कंडीशन 2 भी फेल हो जाए, 3 भी फेल हो जाए, यानी प्लान ए फेल, प्लान बी, प्लान सी, सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं, तब क्या करना है। तो आपने आखिरकार एक लास्ट रिजॉर्ट प्लान रखा होता है, तो वो लास्ट रिजॉर्ट प्लान जो है आपका किस ब्लॉक में रखा होता है, एल्स में। यानी आपने चेक किया अगर स्टूडेंट का ग्रेड ए भी नहीं है, ग्रेड बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो आप कहेंगे एफ तो है, क्योंकि अब ए बी सी डी में से नहीं है तो जो बचा क्या है, एफ, तो उसका एफ है। तो ये एग्जाम्पल थोड़ी सी लैब में भी डिस्कस की थी, यहाँ पे इस एग्जाम्पल से मैंने ये बात समझाने की कोशिश की है कि हमें इस तरह की सिचुएशंस में कि जहाँ पे 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स आ जाएं, यानी ये परसेंटेज वाली प्रॉब्लम जो है, ये या ग्रेड वाली प्रॉब्लम जो है, इसमें आपके पास मोर देन 2 अल्टरनेटिव्स हैं, तो आप एल्स को एल्स इफ करके मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप अगर से मैं कहना चाह रहा हूँ ये इस स्टेज पर आए हैं, इस वाले स्टेज की बात कर रहा हूँ, तो इस स्टेज पे आप सिर्फ तभी आ सकते हैं कि जब इससे प्रीवियस स्टेज की कंडीशन फॉल्स हुई हो, ठीक बात समझ रहे हैं। अगर मैं 80 पर आया हूँ तो इस बात की गारंटी है कि 90 वाली कंडीशन फॉल्स हुई होगी इससे पहले वाली, क्योंकि अगर इससे पहले वाली कंडीशन ट्रू हो जाती, क्योंकि अगर इससे पहले वाली कंडीशन ट्रू हो जाती तो कभी भी मैं आगे 80, 70, 60 को टेस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट एक प्रायोरिटी स्टेटमेंट है, ठीक है, प्रायोरिटी बेस ये काम करता है, और जो सबसे पहले लिखा जाता है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, और फिर सेकंड वाले की प्रायोरिटी, देन थर्ड वाले की प्रायोरिटी एंड सो ऑन। तो इसमें ध्यान ये रखना है आपने कि आपके स्टेटमेंट्स में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप जिस चीज़ को देना चाहते हैं उसको सबसे पहले कंडीशन में लिखें, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम को रखें, फिर उसके बाद तीसरी को एंड सो ऑन। तो जो सबसे पहले लिखी जाएगी कंडीशन उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो अगर तो वो ट्रू हो गई तो बाकी कंडीशनें टेस्ट भी नहीं होगी। यानी अगर मेरा रिजल्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो मैं ना कभी इसे एग्जीक्यूट करूँगा ना कभी मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, ये सिर्फ उस वक्त एग्जीक्यूट होंगी जब इससे पहले वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए, ठीक है। तो इफ़ एल्स में ये बात ध्यान रखिएगा कि कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है प्लान ए की तो मैं कभी भी प्लान बी एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, कभी भी प्लान सी एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, बाकी सारे प्लान्स मेरे अनएग्जीक्यूटेड रह जाएंगे। लेकिन अगर मेरा प्लान ए फेल हो जाता है, इफ़ एंड ओनली इफ़, तभी मैं प्लान बी की तरफ आऊँगा, और अगर प्लान बी भी फेल हो जाता है तभी मैं सिर्फ प्लान सी की तरफ जाऊँगा। लेकिन अगर मेरा प्लान सी सक्सेस हो जाता है तो मैं प्लान डी, प्लान ई, प्लान एफ या आखिर के जिसके बाद आने वाले ऑप्शन हैं उनकी तरफ कभी भी नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो कीप इन माइंड कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट एक प्रायोरिटी बेसिस ब्लॉक है, इसमें सबसे पहली कंडीशन की प्रायोरिटी सबसे हाई है, उसके बाद आने वाले की सेकंड हाईएस्ट, उसके बाद आने वाले की थर्ड हाईएस्ट, और सबसे आखिर में जो एल्स ब्लॉक लिखा होता है उसकी प्रायोरिटी होती है लोएस्ट, ठीक है। ये बात समझ में आई है कि उसकी प्रायोरिटी होती है लोएस्ट। तो अगर इस नेस्टेड इफ एल्स में कोई कन्फ्यूजन हो तो कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, एग्जाम्पल देख लेते हैं रियल। ये तो जस्ट पार्शियल एक फ्लो चार्ट था जिससे मैंने बात समझाई। हमारे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है, ये कह रहे हैं फाइंड इफ द एयर इज अ लीप एयर और नॉट। तो बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, बज़ाहिर कुछ इसमें इतना मुश्किल नहीं है। मैंने यूज़र से कहा कि एक आप एयर एंटर करें, %d रखते हुए मैंने एयर में स्टोर कर लिया। एयर की डेटा टाइप देखा जाए तो इंटीजर है, इसका मतलब होल नंबर ही एंटर होगा। और फिर सिर्फ मैं उस एयर को चेक कर रहा हूँ कुछ कंडीशन में, और चेक क्या कर रहा हूँ कि एयर मॉड 400,
मॉड ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं रिमाइंडर चेक करना चाह रहा हूँ। यानी अगर जो भी ईयर यूज़र ने एंटर किया है वो 400 से डिविजिबल हुआ 400 से, ठीक है, तो मैं उसे कहूँगा लीप ईयर। अगर वो 400 से डिविजिबल नहीं हुआ तो फिर मैं ये वाली कंडीशन चेक करूँगा, फिर उसे 100 से डिवाइड करने की कोशिश करूँगा, और अगर वो 100 से डिवाइड ना हुआ या 100 से डिवाइड हो गया समझ लें, तो फिर मैं कह दूंगा कि वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ऐड अभी से कर देता हूँ कि जो 400 और 100 वाली कंडीशन है एक्चुअली ये चेक कर रही है सेंचुरी लीप ईयर को, ठीक है, एक ऐसा लीप ईयर जो 4 साल बाद नहीं बल्कि 400 साल बाद आता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली पहली कंडीशन चेक कर रही है कि सेंचुरी लीप ईयर है या नहीं, दूसरी कंडीशन चेक कर रही है कि वो पहली चेक करिए सेंचुरी लीप ईयर है, दूसरी चेक करिए सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, और तीसरी मॉड 4 चेक करिए, यानी ये नॉर्मल लीप ईयर चेक करिए जो हर 4 साल बाद आता है। यानी अगर कहा जाए कि अभी है 2020, मैं अगर ये नंबर एंटर करूँगा से, मेरे पास इस यूज़र से इनपुट लिया और यूज़र ने एंटर किया 2020 2020, आपके ख्याल में कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? यहाँ से मैं नंबर डाल देता हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा कि ये प्रिंट होगा 1 या ये प्रिंट होगा 2 या 3 या 4। मैंने एक नंबर सैंपल इनपुट दे दिया आपको, आप मुझे बताइए कि इस केस में आउटपुट पे कौन सी वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, 1 2 3 या फिर 4। ये बात तो तय है इनमें से सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि देयर आर 4 अल्टरनेटिव पाथ और इनमें से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने आपको एक सैम्पल ईयर दिया 2020, ये साल प्रेजेंट ईयर। तो इस केस में आपका क्या ख्याल है कि क्या ये 400 से डिविजिबल है? ट्राई कर सकते हैं आप, कैलकुलेटर यूज़ कर लें, आपके पास पीसी मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसका आंसर बताइए मुझे क्या आएगा। ठीक है, एक मेरे पास जवाब आया कि थर्ड लाइन प्रिंट होगी और ये बिल्कुल सही जवाब है। 2020 इज़ अ लीप ईयर बट इट इज़ नॉट अ सेंचुरी लीप ईयर, क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं आपको नंबर दे देता हूँ 2000, होपफुली आप सबने 2000 ईयर देखा होगा, मतलब होश में ना हो, छोटे होंगे काफ़ी, लेकिन 2000 जो हमारे पास आता है इसके बारे में बिल्कुल 2000 इज़ आ सेंचुरी लीप ईयर, क्योंकि ये 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल है और ये हर 400 ईयर बाद आता है, जबकि लीप ईयर हर 4 साल बाद आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप मज़ीद रीड करना चाहें सेंचुरी लीप ईयर के बारे में तो उसको थोड़ी सी सर्च कीजिएगा गूगल पर, विकीपीडिया पेज पर आपको पता लग जाएगा कि सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है। तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है। तो बस ये मैंने बता दिया कि जो 400 साल बाद आएगा वो सेंचुरी लीप ईयर होगा और जो सिर्फ 4 साल बाद आता है वो नॉर्मल लीप ईयर है। तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि मैंने एक सिंपल सी एग्जाम्पल में, एक ये एग्जाम्पल हो गया, एक पीछे वाली एग्जाम्पल, दोनों में आपको इफ एल्स का इस्तेमाल बताया हुआ। अगर इसमें से अभी मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दे दी 2020 और 200, और अगर मैंने यहाँ पे एंटर किया 2012 तो उसमें भी कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी 2012 में? 2012 इज अ लीप ईयर। अच्छा, अबाउट प्रीवियस एग्जाम्पल मैं रिपीट नहीं कर सकूँगा सादिया, वीडियो जो होगी अपलोड होगी तो आप उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारा कुछ 10 मिनट वैसे ही वेस्ट हो गए। तो और ये वैसे लैब का टास्क भी है, तो मैं चाहूँगा भी नहीं कि ज़्यादा मैं इसमें डेप्थ से बताऊँ, कुछ इसको आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो 2012 में लीप ईयर वाली लाइन प्रिंट होगी, लेकिन कौन सी, 1 वाली, थर्ड वाली? ठीक है, थर्ड वाली ही प्रिंट होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसका ऑलरेडी हम लैब में कवर कर चुके हैं एलसिफ को, कि बाज़ औक़ात हमारे पास 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव होते हैं तो हम एलसिफ लगा के अपने इफ एल्स ब्लॉक को मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये जो प्रीवियस एग्जांपल थी इसमें जस्ट मैंने एक फ्लो चार्ट दिखाया हुआ था कि किस तरह आप एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए इसमें एक फ्लो चार्ट ही है ना, फ्लो चार्ट में अगर आप देखें तो बार बार डायमंड शेप आने का मतलब है कंडीशन कंडीशन कंडीशन। तो जब आप फ्लो चार्ट देखेंगे तो इसका इस तरीके से बनेगा। और इस एग्जाम्पल का देखेंगे तो इसमें कितनी 3 कंडीशंस हैं, तो 3 डायमंड्स होंगे यानी, और उसके बाद इसका फ्लो चार्ट बन जाएगा, ठीक।
कंपाउंडेड इफ स्टेटमेंट की बात भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपके इफ स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा आप लाइंस को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक से ज़्यादा, अगर आप ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करेंगे कर्ली, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है जो इफ़ का हो या एल्स का हो या फंक्शन का हो, किसी भी चीज़ का, अगर ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए तो वो एक ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये हमने एक्सरसाइज अच्छे से लैब में देखी थी और रन करके भी मैंने दिखाया था एग्जाम्पल में। तो अगर किसी को ये बात क्लियर ना हो तो लैब का लेक्चर रिविजिट करें, और उसमें हमने एक्चुअली करके देखा था ये सॉफ्टवेयर टूल पे कि हमारे आउटपुट पे क्या फ़र्क है। लेकिन रूल ऑफ थंब मैंने बताया था कि जब भी आप इफ एल्स यूज़ करें, अगर आपको कन्फ्यूजन है या भूल गए हैं कि कब लगाना है कब नहीं लगाना है, तो हमेशा यूज़ कर्ली ब्रैकेट्स, जब भी इफ लिखें या एल्स लिखें यूज़ कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। लेकिन लॉजिकली इसकी ज़रूरत सिर्फ तब पड़ती है जब मैं एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखूँ अपने इफ़ ब्लॉक के अंदर, यानी मैं चाहता हूँ एक से ज़्यादा स्टेप्स हों जब मेरी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो या जो भी, ठीक। तो कर्ली ब्रैकेट्स की बात है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कंपाउंडेड इफ स्टेटमेंट, अच्छा इसमें कंपाउंडेड की भी हम कर चुके हैं। इसमें क्या यूज़ हुआ है, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर की एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं इसको समझाऊंगा नहीं, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा, मैं आपको सैम्पल वैल्यूज़ बताता हूँ। से मेरे पास ये है वेरिएबल एज, और मैं इसको कोई ना कोई वैल्यू सप्लाई कर दूंगा और आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताएं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो एज को कुछ ना कुछ वैल्यू दे देते हैं और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं जेंडर। तो आप थोड़े अटेंटिव रहें और मुझे बताइएगा कि इसमें आउटपुट क्या प्रिंट होने वाला है, ठीक है। और आउटपुट को भी आसानी के लिए कर देता हूँ मैं 1 2 3, आप लोगों के लिए आसानी के लिए बता रहा हूँ ताकि आप सिर्फ मुझे ये बता सकें 1 एग्जीक्यूट हुआ है पोर्शन, 2 एग्जीक्यूट हुआ है, 3। तो अगर मैं कहता हूँ कि एज इज़, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि एज इज़ 1, ठीक है, और जेंडर को मैं कहता हूँ कि जेंडर इज़, अच्छा जेंडर देखें सिंगल कोट में लिखे तो इसका मतलब जेंडर की डेटा टाइप क्या है, करेक्टर है। तो अगर मैं एज को सेलेक्ट करता हूँ 1 और जेंडर को कहता हूँ एम, तो आप बताइए कि एग्जीक्यूट क्या होगा, ठीक है। एक मेरे पास जवाब आया कि 1 एग्जीक्यूट हुआ, बिल्कुल ठीक। क्यों एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक किया एज की वैल्यू लेस देन 1, तो 1 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और जेंडर को अगर मैं रखता हूँ एम यहाँ पर, तो ये कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई हो रही है। और बीच में लगा हुआ है कौन सा ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, तो दोनों का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो दोनों की कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया, प्रिंट एफ 1 वाला इन्फेंट बॉय प्रिंट हो गया, ठीक है। एज 1 है तो और मेल है तो इन्फेंट बॉय होगा, ठीक है। तो अगर मैं चेंज करता हूँ सिनेरियो थोड़ा सा यहाँ पर, कि मैं चेंज कर लेता हूँ जेंडर और एज की वैल्यू। अच्छा अब मैं कर देता हूँ, एज है हमारे पास ग्रेटर देन 2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं एज को कर देता हूँ 2, जेंडर को कर देते हैं एफ। अब बताइए क्या एग्जीक्यूट होगा, ठीक है बिल्कुल ठीक है। कह रहे हैं कि एज देख लें 2 होना चाहिए, नहीं एज को मैं 2 नहीं करता, एज को एक काम करता हूँ मैं 3 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें मैंने ग्रेटर लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं लिखा हुआ। तो अगर एज ग्रेटर देन होगी यानी 3 लिखूंगा तो ही ये कंडीशन ट्रू होगी ना, तो 2 लिखूंगा तो ये ट्रू नहीं होगी। अच्छा तो इस सूरत में क्या होगी, कौन सी लाइन प्रिंट हो जाएगी मेरे पास, 2, ठीक है। तो ग्रेटर देन लिख दिया, 3 लिखने की वजह से ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। सही है, ये बात सबको समझ में आई कि फर्स्ट वाली तो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट वाली में पहली कंडीशन में क्या कहा गया था कि एज का लेस देन होना ज़रूरी है। यहाँ पे 3 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और एक भी फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स हो गया। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो ही मैं इस स्टेटमेंट पे आऊँगा और फिर सेकंड वाली चीज़ चेक करूँ। तो इधर चेक किया मैंने, चेक किया 3 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड जेंडर में मैंने ऑलरेडी एफ लिखा है। तो आपने देखा कि ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई और बीच में क्या है, एंड है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, ग्रोन अप गर्ल
ठीक है, तो मेरा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तीसरे पे मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, दूसरे पे सिर्फ मैं इसलिए आया क्योंकि मेरा पहला वाला स्टेटमेंट, ये पहली कंडीशन फॉल्स होगा, राइट। अच्छा, अब अगर मैं कर देता हूँ एज इक्वल्स टू 20, अब क्या एग्जीक्यूट होगा? जी क्लास, एज इक्वल्स टू 20, जेंडर इक्वल्स टू एफ। अच्छा, और कोई जवाब देना चाहेगा? खुशबख्त के अलावा और कोई जवाब देना चाहेगा? ठीक है, मोहम्मद हसनैन ने जवाब दिया, और एक और जवाब आया मेरे पास, और सब जवाब आ रहे हैं मेरे पास 3 के। तो आई हेट टू ब्रेक इट टू यू कि 3 इज़ द रॉन्ग आंसर। यहाँ पे इसका आंसर 3 नहीं आएगा। लेट्स सी वाई इसका आंसर 3 क्यों नहीं आएगा। चलें स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एज को रखा 20, तो एज मैंने यहाँ पे अगर 20 रखी है तो आपने देखा कि ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मुझे आगे वाली कंडीशन वैसे ही चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रू हो फॉल्स हो डजेंट मैटर, क्योंकि एंड हुआ है तो 1 तो नहीं चलेगा। ठीक है, फिर आता हूँ मैं 2 पे। 2 पे मैंने एज को रखा 20, 20 इज़ ग्रेटर देन 2। क्या ये बात सही है? येस इट इज़ ट्रू। जेंडर इक्वल्स टू एफ, एफ मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है इधर, तो ये वाली कंडीशन भी हो गई ट्रू, और बीच में हो रहा है एंड ऑपरेटर। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो मैं तो यही प्रिंट कर दूंगा, मुझे आगे जाने की ज़रूरत क्या है। तो मेरा जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो एक्चुअली कौन सा एग्जीक्यूट हो जाएगा? 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अभी मैंने बताया कि अगर मेरा कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, सिर्फ फॉल्स होता है तो आगे। तो इस केस में भी क्या प्रिंट हो जाएगा मेरे पास? ग्रोन अप गर्ल ही प्रिंट होगा, क्योंकि 20 इज स्टिल ग्रेटर देन 2। हाँ, अब अगर मैं यहाँ से जेंडर को चेंज कर दूँ, एफ के बजाय क्या कर दूँ, एम कर दूँ इधर, तो अब क्या एग्जीक्यूट होगा? अब देखा जाए तो ये वाला पोर्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि जेंडर तो इधर एफ लिखा हुआ है, और इसके फॉल्स होने की वजह से ये मेरा पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब जाके देखा जाए तो यहाँ पे एज है 20, तो 20 ग्रेटर देन 18 है, ये बात बिल्कुल सही है। 20 इज लेस देन 28 है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रही हैं। एज बिटवीन दिस रेंज है, यानी 18 से बड़े हों, यानी 19 से 27 तक, 28 से लेस हो। एंड लास्ट कंडीशन क्या कह रही है? जेंडर का डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है, मेल हो या फीमेल हो। मेरे केस में फीमेल तो नहीं है, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, लेकिन ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंस क्या है, यानी कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे लगे हुए ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट ने ये बता दिया कि पहले आप इनका रिजल्ट कैलकुलेट करें। तो पहले कैलकुलेट होगा इसका रिजल्ट जो क्या आया है ट्रू, और इसका रिजल्ट जो क्या आया है फॉल्स, और बीच में लगा हुआ है कौन सा ऑपरेटर? और ऑपरेटर। और ऑपरेटर बता रहा है कि एक भी ट्रू हो जाए तो मैं ओवरऑल क्या कह देता हूँ, इसको कह देता हूँ ट्रू। तो इस पूरे का रिजल्ट भी मेरे पास क्या आ गया? ट्रू आ गया। तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तीनों ट्रू, और बीच में क्या हो रहा है? एंड। तो इसका रिजल्ट बन जाएगा ट्रू, और उस केस में क्या एग्जीक्यूट होगा? ये। ठीक है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट माइट बी लर्निंग आईसीबी। तो अब जाके मेरे पास लाइन 3 एग्जीक्यूट। तो जब भी आप कंडीशंस को चेक करना शुरू करेंगे तो आप चेक करना शुरू करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पहली कंडीशन पहले टेस्ट होगी, अगर वो ट्रू हो गई तो बाकी को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। पहली फॉल्स हो जाती है तो तभी सिर्फ आप दूसरे पे जाएंगे, और दूसरी फॉल्स हो जाती है तो तभी सिर्फ आप तीसरी पे जाएंगे। और यहाँ पे मैंने एक गलती की हुई है, वो गलती क्या है? फर्स्ट कर लें एज को मैं कर देता हूँ 200, सपोज मैं 200 कर देता हूँ। अब बताइए क्या एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट क्या आएगा? नथिंग, बिल्कुल सही, क्योंकि ना 1 एग्जीक्यूट होगा, ना 2 एग्जीक्यूट होगा, ना 3 एग्जीक्यूट होगा। एरर नहीं आएगा, आउटपुट ही नहीं आएगा। एरर तो तब आएगा कि वो कुछ ना कुछ मेरा प्रोग्राम मुझे एरर दे। इधर एरर नहीं देगा, बल्कि मेरा प्रोग्राम कोई आउटपुट ही नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एल्स ब्लॉक नहीं लिखा। मतलब मैंने ये डिसाइड नहीं किया या ये डिफाइन नहीं किया कि अगर मेरे सारे केसेस फेल्स हो जाते हैं तो क्या करूँ।
तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एल्स लिखें। इस प्रोग्राम का आउटपुट नथिंग, कुछ भी नहीं आएगा इसलिए कि मैंने एल्स नहीं लिखा। अगर एल्स लिखा होता तो उसका रिजल्ट जो भी होता वो मेरे आउटपुट पे आ जाता। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एल्स ज़रूर लिखें। ठीक है, यहाँ पे एल्स नहीं था। एल्स तो एक बात ये पता चली, एल्स के बगैर भी आप कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप एल्स मिस भी कर देंगे, आपका प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा, चल जाएगा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन अगर यूज़र ने कुछ ऐसा नंबर एंटर कर दिया जो आपकी सारी कंडीशन है इसको सेटिस्फाई ना कर सकें, सारी कंडीशन फेल हो जाएं, तो फिर यूज़र ब्लैंक बैठा रहेगा, क्योंकि उस सूरत में कोई रिजल्ट आपका नहीं आएगा। तो नहीं आने की ज़रूरत में यूज़र कैसे अंदाज़ा लगाए कि मैंने क्या गलती करी है। एरर आ जाना बहुत अच्छी बात होती है, कम अज़ कम एरर बताता तो है कि गलती है, कहाँ गलती है। लेकिन इस सिचुएशन में आपको कोई गलती भी नहीं मिलेगी और आपका रिजल्ट भी जनरेट नहीं होगा। तो आप इसको ढूंढेंगे कैसे, फाइंड आउट कैसे करेंगे, डिबग ट्रबल शूट कैसे करेंगे कि मैंने गलती कहाँ की। तो ये होते हैं लॉजिकल एरर। ठीक है, जिसमें आपके जो प्रोग्रामिंग में लाइन हाईलाइट हो जाती है वो होते हैं सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स एरर तो सबसे आसान टाइप के एरर है, क्योंकि आपको कंपाइलर खुद ही बता देता है सॉफ्टवेयर की यहाँ गलती आप ठीक कर दें। लेकिन लॉजिकल एरर जैसे कि ये हुई भी एक गलती, ये कभी भी नहीं मिलता, आपको बहुत मुश्किल से इसको ढूंढना पड़ता है। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि इस तरह के एरर आने ढूंढना मुश्किल है, लेकिन इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। और प्रिवेंट करने का तरीका क्या है कि ऑलवेज यूज़ एल्स ब्लॉक। ठीक है, डजेंट मैटर, कुछ भी नहीं हो रहा, आप एल्स में एक सिंपल सा मैसेज दे दें कि ऑल कंडीशन फेल या कुछ भी, कि यूज़र को इन्फॉर्मेशन तो मिले कि एक्चुअली मैं कहाँ जाके फंस रहा हूँ या कहाँ पे क्या मसला आ रहा है। ठीक है, तो ऑलवेज यूज़ एल्स ब्लॉक। उसमें कोई भी डमी प्रिंट एफ मैसेज डाल दें, अगर आपको ज़रूरत नहीं भी है, जस्ट अ मैसेज, अपना नाम प्रिंट करा दें, कुछ भी करा दें। लेकिन उससे क्या होगा, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जब आउटपुट पे आपका नाम आएगा आप समझ जाएंगे कि एल्स एग्जीक्यूट हुआ है और एल्स का मतलब है मेरी सारी कंडीशंस फेल हुई। ठीक है, तो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ एल्स ब्लॉक डिफ़ॉल्ट केस। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर हम और आगे बढ़ते हैं। जी क्लास, कोई क्यूरी? ऑल क्लियर और क्यूरी? चलें, अच्छी बात है। हाँ, स्ट्रिंग का नाम यहाँ लिख दिया मैंने, लेकिन मैं बताना नहीं चाहूँगा, फ़िलहाल रहने दें। ठीक है, आगे एक टॉपिक आएगा तो आपको खुद ही पता लग जाएगा स्ट्रिंग क्या होता है, अभी समझाना मुश्किल होगा। बस ये समझ लें कि प्रिंटफ की बॉडी में आप जो यूज़ करते हैं वो स्ट्रिंग ही होता है, क्योंकि ये देखें डबल कोट्स में लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको भी देखें तो मैंने क्या रखा है, डबल कोट्स में लिखा है। ठीक है, तो ये भी एक डेटा टाइप ही होती है जो कि कैरेक्टर डेटा टाइप से ड्राइव होती है, बस इतना भी बता देता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर का कलेक्शन, यानी मोर देन वन कैरेक्टर्स अगर करना चाहें। लेकिन सी में आप ये लाइन लिखेंगे तो शायद ये इनवैलिड आ जाए, सी में स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होती। ठीक है, मोर ऑन दैट लेटर, जब ये चैप्टर हमारा पूरा आएगा स्ट्रिंग का तब हम बात करेंगे। सही, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल है, अब्दुल वहाब, अब ये आप रिसर्च करें कि कहाँ कहाँ हो सकती है। ठीक है, आपको बहुत जगह मिल जाएगी, अदर देन सी तकरीबन ये हर लैंग्वेज में ही होती है अब, क्योंकि सी थोड़ी सी ओल्ड लैंग्वेज है, उसमें नहीं होती थी, लेकिन आगे चल के जितना फ्रिक्वेंट इसका यूसेज बना तो ये एक बाकायदा फंडामेंटल डेटा टाइप कंसिडर होती है। ठीक है, अच्छा, यूज़ ऑफ नॉट ऑपरेटर, इसको भी देख लें, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। पूरा का पूरा कोड आपके सामने लिखा है, फिर वही बात, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको एक्स की वैल्यू सप्लाई करूँगा और वाई की वैल्यू। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक्स और यहाँ पे वाई। आपने मुझे बताना है कि आउटपुट पे क्या प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये वही बात, ये 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है। तो अगर मैंने x को वैल्यू दे दी है 4 और y को वैल्यू दे दी है 5, तो बताएं आउटपुट पे क्या प्रिंट होगा। या चलें आसानी कर लेता हूँ, x की y की वैल्यू ग्रेटर रखी हुई है। ठीक है, चलें बताइए क्या प्रिंट होगा, 1, 2 या 3?
जी क्लास। अच्छा, इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि देखो कंडीशन क्या है, y इज़ ग्रेटर देन x और यहाँ देखा जाए y 5 है और x 4 है, तो क्लियरली ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और मैं क्या प्रिंट करूँगा, 1 प्रिंट करूँगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन ट्रू होगी तो मैं 1 प्रिंट कर दूंगा। अभी बाहर वाले इफ़ पे बात नहीं कर रही मैं, ये जो कर रहा हूँ ये भी चीज़ कहलाती है इफ़ स्टेटमेंट ही होता है, लेकिन ये कहलाता है नेस्टेड इफ़। अच्छा, अगर y की वैल्यू भी 4 कर दूंगा तो क्या प्रिंट होगा, ऑब्वियसली 2 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इस केस में ग्रेटर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और नेक्स्ट कंडीशन जो है इक्वल वाली है वो ट्रू हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। और इसके अलावा आपको पता ही है कि अगर मैं x की वैल्यू बड़ी कर दूंगा तो क्या होगा, उस केस में मेरा थर्ड वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो फार सो गुड। इनर इफ़ जो है, इनसाइड वाला इफ़ है, वो तो सिंपल है, लेकिन मसला कहाँ पर आएगा कि आपने एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि अगर मैं कर देता हूँ x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कर देता हूँ मैं 3, अब बताएं आउटपुट पे क्या आएगा। जी क्लास, एनी गेसेस अब आउटपुट पे क्या आएगा। अच्छा, आप नहीं, इस केस में भी आउटपुट मेरा एरर नहीं, नथिंग आएगा। कैसे, वो देख लेते। हुआ क्या है कि x की वैल्यू मैंने रख दी 2। पहले अगर देखा जाए तो ये ब्रैकेट्स लगे हुए हैं बाहर की तरफ, ठीक है, और फिर इन ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये वाला इफ स्टेटमेंट। तो ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है, यानी सबसे पहले मैं इस लाइन पे आके चेक करूंगा कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही मैं इस ब्लॉक के अंदर आऊंगा, वरना इस ब्लॉक को स्किप कर दूंगा। यही हमने पढ़ा था ना इफ के बारे में, कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी ये कंडीशन ट्रू होगी, तो मैं इस इफ ब्लॉक के अंदर आऊंगा और इसके अंदर आके फिर फर्दर इफ एल्स इफ जो भी लिखा हुआ है चलाऊंगा। डजेंट मैटर, इफ के अंदर इफ भी लिखा हो सकता है, इफ के अंदर कुछ और भी। इस केस में एक इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होगी तो मैं अंदर जाऊंगा और अंदर जाके देखता हूँ कि अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे दी 2, तो 2 इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन हो गई मेरे पास ट्रू। 2 इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंडीशन मेरी हो गई ट्रू। और लेकिन मसला क्या है कि इससे पहले लगा हुआ है नॉट ऑपरेटर। तो मैंने आपको बताया था कि नॉट ऑफ ट्रू इज, अगर नॉट ऑफ ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअली फॉल्स हो गई कंडीशन। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब इसके मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक के अंदर फॉल्स आ गया, इस पूरे ब्लॉक का मतलब हो गया फॉल्स। तो फॉल्स होने का मतलब है कि मैं इस ब्लॉक पे नहीं जाऊंगा, यहाँ से कभी भी एंटर नहीं होऊंगा, बल्कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं यहाँ से डायरेक्ट जंप करके कहाँ चला जाऊंगा, इफ के बाद आने वाली नेक्स्ट लाइन पे, यानी इस पूरे के पूरे इस ब्लॉक को कर दूंगा स्किप। और स्किप कर दूंगा तो एल्स तो लिखा हुआ नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि इसमें आउटपुट पे नथिंग आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बताई गई थी ग्रेटर देन इक्वल्स टू से, तो आप अच्छे से फेमिलियर हैं कि नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है कि वो बिल्कुल जो आपका एक्चुअल रिजल्ट बन रहा होता है उसको अपोजिट कर देता है। तो नॉट ऑपरेटर को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप पहले नॉट के बगैर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, देखें उसका रिजल्ट ट्रू बन रहा है या फॉल्स। अगर ट्रू बन रहा था तो आप अपने रिजल्ट को कर दें फॉल्स, और फॉल्स बन रहा था तो उसको कर दें ट्रू, यानी अपोजिट कर दें। बिल्कुल इसी तरह के जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पर ये नॉट ऑपरेटर ना होता, यानी यहाँ से अगर मैं इसे हटा देता, तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली मेरी क्या बन जाती, ट्रू बन जाती। ट्रू बन जाती तो फिर मैं डायरेक्टली यहाँ आता और फिर एग्जीक्यूट करता इस लाइन को, और फिर वही सो ऑन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे लगा हुआ है नॉट, तो नॉट का मतलब ये है कि जो भी आ रही है कंडीशन वो हो जाएगी इन्वर्ट, और नॉट ऑफ ट्रू मीन्स फॉल्स, और फॉल्स मीन्स कि मैं इसके अंदर जो भी है वो सब का सब क्या कर दूंगा, स्किप कर दूंगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और डायरेक्टली कहाँ चले जाऊंगा, इस लाइन पर। ठीक है, तो नॉट की एक बात समझ में आई कि कंडीशन अगर आपकी ओवरऑल ट्रू आ रही है और उससे पहले नॉट लगा हुआ है तो आप उसको फॉल्स कर देंगे, और फॉल्स आ रहा है तो उससे पहले नॉट लगा हुआ है तो उसे आप ट्रू कर देंगे। ठीक है,
लेकिन इक्वल्स टू के केस में आप इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि दिस कंडीशन इज सेम एज दिस। चूंकि x इक्वल्स टू 2 का अपोजिट क्या होता है, x नॉट इक्वल्स टू 2, यही है ना बात। x इक्वल्स टू 2 का नॉट कर रहा हूँ मैं, यानी नॉट से मैंने बताया था ना कि हर चीज़ अपोजिट हो जाती है, तो x इक्वल्स टू 2 का अपोजिट इज x नॉट इक्वल्स टू 2। तो आप इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। देयर आर मैनी वेज टू राइट द सेम स्टेटमेंट, या आप एक स्टेटमेंट को मल्टीपल तरीकों से लिख सकते हैं जिसका आउटपुट हमेशा सेम आ जाए। प्रोग्रामिंग में यही फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई भी बंदा किसी भी तरीके से किसी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो होपफुली बात क्लियर हो गई होगी। फीडबैक रिक्वायर्ड होगा मुझे, क्लियर और नॉट? चल ठीक है, अच्छी बात है। अब थोड़े सा और टेस्ट कर लेते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, पूरा फंक्शन नहीं लिखा हुआ, एक एग्जांपल है सिंपली। और इस एग्जांपल में क्या है आपके पास, अच्छा पहले क्लियर कर देता हूँ कहाँ से स्टार्ट है कहाँ पे खत्म। ये जो ब्रैकेट आप सबसे पहले देख रहे हैं ये यहाँ से शुरू है और ये यहाँ पर एंड है इस जगह पे, ठीक है। और इसके बाद हर इफ के साथ मैंने ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं। ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू है तो ये यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ये वाला यहाँ से शुरू है तो ये यहाँ पे ख़त्म हुआ, और फिर इसी तरह ये एग्जाम्पल यहाँ पहुँचने के बाद वापस जो है यहाँ से कंटिन्यू है, ठीक है। सीक्वेंस से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6, और फिर इसके बाद एक और कॉम्प्लेक्स की कंडीशन है लेस देन 0 और ग्रेटर देन 6 के लिए, ठीक है। तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ उसको रहने देता हूँ जो काम का है। अब आपसे क्वेश्चन ये है मेरा कि मैं से डेज़ यहाँ लिख लेता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, ये मैंने डेज़ लिखा और डे की वैल्यू अगर मैं दे देता हूँ इस वक्त से 4, तो आप लोग बताइए मुझे आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, थर्सडे आएगा, बिल्कुल सही। अच्छा इसको ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या लिखे में, इफ़ डे इक्वल्स टू 0 प्रिंट संडे, इफ़ डे इक्वल्स टू 1 प्रिंट मंडे, इफ़ डे इक्वल्स टू 2 देन ट्यूसडे देन वेडनेसडे एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा चलें, बिल्कुल सही आपने बताया, यही आएगा रिजल्ट। मैं थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ अपने प्रोग्राम में। चेंजेस क्या करता हूँ मैंने, चेंजेस ये कर दी कि मैंने यहाँ पे 1 के बजाय इधर भी 4 लिख दिया। मैंने पहला लिखा इफ डे इक्वल्स टू 0 देन संडे, इफ डे इक्वल्स टू 4 देन मंडे, यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, प्रीवियसली इट वाज 1। अब बताइए मुझे आउटपुट क्या आएगा। जी क्लास, क्यों, कोई रीज़न देना चाहेगा कि इसका रिजल्ट मंडे क्यों आएगा? मेरे पास 4 जवाब आए, इन 4 लोगों में से कोई बता। अच्छा एक जवाब आया मेरे पास कि सर वो पहले है, तो ठीक है, पहले थोड़ी देर पहले पहले एग्जीक्यूट कर जाएगा तो बाकी आगे वाले एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जी अच्छा, मेरे पास जवाब चेंज होकर आ रहे हैं, अब मेरे पास जवाब आ रहे हैं 2, मंडे एंड थर्सडे दोनों आएगा, ये भी कह रहे हैं। जो लोग मंडे और थर्सडे दोनों कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, वो कुछ मुझे रीज़न देना चाहें। नहीं, एरर बिल्कुल नहीं आएगा फार्म यहाँ पर। अच्छा फिर आप क्यों कह रही हैं कि, अच्छा तो क्यों आ रहे हैं, मतलब 2 क्यों आ रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो हम बात कर रहे थे कि पहले अगर आ जाता है तो आगे नहीं बढ़ते, ऐसे ही है ना? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऐसी कुछ बात बताई थी। अच्छा तो यानी आप लोग कह रहे हैं कि जैसे ही मंडे एग्जीक्यूट होगा मैं इस लाइन को प्रिंट करूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि मैं इस लाइन को प्रिंट करूँगा मंडे, और फिर उसके बाद बाकी किसी को एग्जीक्यूट नहीं करूँगा और मेरा प्रोग्राम जंप कर कर वापस इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ चला जाएगा। ऐसे ही है, राइट? यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब।
जी क्लास, किस किसने अभी मुझे जवाब दिया है? माहीन ने जवाब दिया। माहीन, क्या ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? सादैन, अब्दुल वहाब, जी बताइए, क्या यही एक्सपेक्ट कर रहे थे हम? यस और नो, बस इतना कह दें। अच्छा, नहीं मे बी की बात नहीं है, इधर क्लियर जवाब चाहिए। इसका जो मैंने आपको अभी सिचुएशन बताई है ना, हो सकता है मेजॉरिटी आप लोगों में से वही एक्सपेक्ट कर रही हो, क्योंकि एग्जांपल रखी ही इसीलिए गई है कि आप लोग वैसा एक्सपेक्ट करें। इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन, ठीक है। अब बता देता हूँ इधर मसला क्या है। इधर मसला ये है कि इसके आंसर पहले बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा मंडे भी आएगा, और इसका आंसर फिर उसके बाद थर्सडे भी आएगा। तो करेक्ट आंसर इज मंडे भी प्रिंट होगा और थर्सडे भी प्रिंट होगा। ऐसा क्यों? ऐसा यूं क्योंकि अगर आप इस एग्जाम्पल को केयरफुली देखें तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा हो इफ डे इक्वल्स टू 0 देन प्रिंट संडे, एल्स इफ डे इक्वल्स टू 4 देन प्रिंट मंडे, एल्स इफ डे इक्वल्स टू 2 देन प्रिंट थर्सडे। ऐसा नहीं है। मैंने इफ एल्सिफ करके नहीं लिखा। जो प्रियोरिटी वाली बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि अगर ट्रू हो जाता है तो मैं मज़ीद आगे नहीं बढ़ूंगा, वो तो इफ़ एल्स के लिए है। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो मैंने इफ़ एल्सिफ नहीं लिखा, बल्कि सब इफ़ लिखे हैं। और ये सारे के सारे इफ़ आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं रखते। इनका कोई एक इफ़ को ये नहीं पता मुझसे पहले कोई इफ़ है या मेरे बाद कोई इफ़ है। यानी ये देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंडिपेंडेंट इफ़ स्टेटमेंट हैं। 8 इंडिपेंडेंट इफ़ स्टेटमेंट हैं। यानी मेरी प्रोग्रामिंग जब शुरू होगी तो पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, चेक करूँगा सही है या गलत। जो भी रिज़ल्ट बनेगा उस लिहाज से मैं प्रिंट करना है या स्किप करना है वो डिसाइड कर लूँगा। उसके बाद इस स्टेटमेंट से इस पहले वाले स्टेटमेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो इसे एग्जीक्यूट करूँगा। प्रिंट करना है नहीं करना वो डिपेंड करता है इसी कंडीशन पे, फिर आगे बढ़ूँगा और ये करता हूँ। लेकिन चूंकि डे इक्वल्स टू 4 है तो आपको पता है कि ये वाली कंडीशन में भी प्रिंट होगा और इस वाली कंडीशन में भी प्रिंट होगा और बाकी सब में स्किप हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट्स हैं। यानी इट्स लाइक, मैं अगर आपको उसके लिए एक एनालॉजी देना चाहूँ, इट्स लाइक 8 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, 8 डिफरेंट ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। बात समझ रहे हैं? ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन समझते हैं? या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो जो भी बॉडी के अंदर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ये स्किप। तो इस केस में अगर आप देखें ये 8 डिफरेंट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में से कितने ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है जिनका आंसर ट्रू आ रहा है? तो इसका सही जवाब है 2। एक मंडे वाले का और एक थर्सडे वाले का आंसर ट्रू आ रहा है, क्योंकि डे की वैल्यू 4 इन दोनों में मैच हो रही है। तो इसलिए इसका आउटपुट मंडे भी प्रिंट होगा, थर्सडे भी प्रिंट होगा और बाकी सब में फॉल्स हो जाएगी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो कीप इन माइंड कि ये 8 डिफरेंट ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं। एग्जाम में आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं, कैसा होता है कि अगर आपका पहले वाले आंसर में आपने ट्रू लिख दिया तो बाकी 7 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना। पहले को आप अलग से अटेम्प्ट करते हैं, दूसरे पार्ट को अलग से अटेम्प्ट करते हैं, तीसरे को अलग से। तो मैं बात जो समझाना चाह रहा हूँ कि ये 8 डिफरेंट इफ स्टेटमेंट है, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। किसी के ट्रू या फॉल्स होने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर है मंडे एंड थर्सडे। अगर मैं 4 लिख दूँ, अगर मैं 5 लिख दूंगा वैल्यू तो मंडे और फ्राइडे हो जाएगा। जो भी नंबर 2 सही हो 3 सही हो, अगर मैं इसको भी 4 कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे भी आ जाएगा। समझ रहे हैं बात समझ में आई कि अगर 3 कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो तीनों का रिजल्ट आ जाएगा। तो इट इज़ मोर लाइक 8 डिफरेंट ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। और अगर बात समझ में नहीं आई तो इसको समझाने का एक और तरीका है मेरे पास बेहतर। उस पर चलते हैं कि मैं एक काम करता हूँ। अब चलते हैं उस बात पे जो आप लोग सोच रहे थे, और वो बात क्या थी? मैंने ऊपर हेडिंग देखने लिखा है मल्टीपल सिलेक्शन विद इफ। अब जब मैं स्लाइड को चेंज करता हूँ तो लिखा रहा है मल्टीपल सिलेक्शन विद इफ एल्स। मल्टीपल सिलेक्शन विद इफ एल्स। तो अब अगर देखा जाए
ठीक है, अब अगर देखा जाए तो आप बताइए कि अगर डे की वैल्यू है 4 तो आउटपुट क्या आएगा जी क्लास। अब अगर डे की वैल्यू है 4 तो आउटपुट क्या आएगा। अब ध्यान रहे कि ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है यहाँ पर, लेकिन आप ध्यान रखिए इफ स्टेटमेंट नहीं है, एल्स इफ है। हर जगह आप देखें इससे पहले मैंने लगाया हुआ है एल्स एल्स, तो यहाँ पे प्रायोरिटी स्कीम आ जाती है, तो इसका आंसर आएगा थर्सडे। और अब अगर मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा। अब अगर मैंने सेकंड कंडीशन में डे इक्वल्स टू 4 कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा मंडे। ठीक है, और मंडे के बाद जैसे कि मैंने बताया था कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं आगे के स्टेटमेंट टेस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आगे भले से मल्टीपल कंडीशन ट्रू हो, आगे भले से हो सकता है ये भी 4 हो, ये भी 4 रख दूं, तब भी सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिजल्ट आएगा, सबसे पहले वाला ट्रू जो हो जाएगा वो। तो प्रायोरिटी सबसे पहले वाले की ज़्यादा है, तो 4 4 4 4 जितने मर्जी लिख दूं, सारे आगे के भले से 4 लिख दूं, लेकिन रिजल्ट हमेशा सबसे पहले वाला आएगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। हाँ, अब अगर वहाँ पे 4 नहीं होगा तो फिर जैसे कि आपने देखा कि 4 वाला केस कहाँ जाके मैच हुआ, यहाँ पर भी मैच नहीं हुआ, यहाँ पर भी मैच नहीं हुआ, फिर यहाँ पर भी मैच नहीं हुआ, यहाँ पर भी मैच नहीं हुआ, फिर इवेंचुअली जाके उसने कहाँ मैच किया, यहाँ। तो मेरा रिजल्ट आया सिर्फ और सिर्फ थर्सडे। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखा जाए तो 8 पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं, लेकिन चूंकि इफ एल्स स्टेटमेंट है तो ये आठों के आठों आउटपुट अलग नहीं है, आपस में रिलेटेड हैं और इनमें प्रायोरिटी का रिलेशनशिप भी है, और इनमें से सिर्फ एक वक्त में एक ही आउटपुट आएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई एनालॉजी आपको देना चाहूँ तो इसकी एनालॉजी ऐसे है कि एक MCQs टाइप ऑफ क्वेश्चन, चूज द बेस्ट आंसर्स। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया चूज द बेस्ट आंसर, और उसमें आपके पास टोटल 8 चॉइसेस हैं। ठीक है, इट इज मोर लाइक एक मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपके पास 8 ऑप्शंस मौजूद हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और आपको पता है कि उन 8 ऑप्शन में से सिर्फ और सिर्फ आप एक वक्त में एक ही को पिक कर सकते हैं। तो बात समझ में आई। इफ एल्स स्टेटमेंट इज मोर लाइक MCQs टाइप ऑफ क्वेश्चन, और अगर वही काम मैं इफ से करता हूँ तो इट इज मोर लाइक ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि पहले वाली एग्जाम्पल मैंने क्यों लिखी। तो पहले वाली एग्जाम्पल सिर्फ रखने का मकसद यही था कि आपको पता लग जाए कि 8 इफ स्टेटमेंट इज नॉट इक्वेलेंट टू 1 इफ एल्स स्टेटमेंट विथ 8 ऑप्शन। ये दोनों इक्वेलेंट नहीं है, वो अलग इस्तेमाल है उनका, इनका इस्तेमाल अलग है। तो इसलिए मैंने टोटली क्लियर एक एनालॉजी दे दी कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स अगर लिखे हुए हैं तो वो ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन जिस तरह बिहेव करते हैं वैसे बिहेव करेंगे, आपस में कोई उनका लिंक नहीं है। 8 डिफरेंट ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, जबकि इफ एल्स स्टेटमेंट में अगर 8 कंडीशन है तो ये ओवरऑल एक ही क्वेश्चन है जिसके अंदर 8 डिफरेंट ऑप्शंस हैं और आप पिक कर सकते हैं ओनली 1। और वो अगर मल्टीपल आंसर भी ट्रू हो रहे हुए तो आप वो वाला पिक करेंगे जो पहले आ जाए, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले की प्रायोरिटी ज़्यादा है, बाद में आने की वाले की प्रायोरिटी कम है। तो अब बताइए, ये बात क्लियर हुई दोनों को कंपेयर करने के बाद? और क्लियर नहीं भी हुई तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इन दोनों एग्जाम्पल को मेन फंक्शन के अंदर कॉपी कीजिएगा और रन कर करके देखिएगा क्या होता है। जो चेंजेस मैंने बताई वो चेंजेस कर करके आप देखेंगे तो दोनों एग्जाम्पल में आपको पता लग जाएगा डिफरेंस क्या है। तो प्रोग्रामिंग का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। आपका सॉफ्टवेयर है वो आपको बताएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, तो आप सॉफ्टवेयर में डालें, अपनी एक्सपेक्टेशन रखें, चेक करें कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है, नहीं आया, थोड़ा सा रिसर्च करें और अलग अलग रैंडम डेटा दे दे के चेक करते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल को मैं रेकमेंड करूँगा कि आप घर पर ट्राई ज़रूर करें। ठीक है, बात समझ में आई क्लास? तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। बस मेन फंक्शन के अंदर जो मैंने बताया ये लिख दीजिएगा। डे की वैल्यू चाहे तो यूज़र से इनपुट ले लें, चाहे तो अपने हाथ से खुद ही हार्ड कोड कर लें। ट्राई करने से ही सीखेंगे। ठीक है, तो ये इसमें नीचे लाइन थी, दिस इफ एल्स स्ट्रक्चर इज मोर एफिशिएंट देन द कॉरेस्पॉन्डिंग इफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मोर एफिशिएंट है, तो आप इफ एल्स का काम इफ से नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने बताया उसका बिहेवियर
अलग है, उसमें सारे के सारे इफ एल्स अलग बिल्कुल हैंगिंग स्टेट में हैं और सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। Why? Because when any condition becomes true it will not proceed further। ये if else के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये मोर एफिशिएंट है कि इसमें 8 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक, ये हो गया। इसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ पर लेक्चर हमारा पहला सेशन एंड। तो यहाँ पे मैं आप लोगों की ले लेता हूँ मैनुअल अटेंडेंस, अटेंटिव रहिएगा। तो ये हो गई आपकी मैनुअल अटेंडेंस। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।